योग गुरु पूज्य बाबा रामदेव जी, मेघालय से पधारे हुए वहां के आरोग्य मंत्री मिस्टर A.L. बेग, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री पर्वत भाई, योग की दुनिया में जिन्होंने जीवन भर साधना की है, पारिवारिक परंपरा भी पूरी तरह आयुर्वेद को समर्पित रही है, ऐसे श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, इंचार्ज प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन श्री रशीदुल्ला खान जी, डॉक्टर त्यागी जी, डॉक्टर बनीता मुरली कुमार, डॉक्टर रघुनंदन शर्मा जी, योग के क्षेत्र में और योग के माध्यम से रोग मुक्ति का अभियान चलाने वाले बेंगलोर के स्वामी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री नागेंद्र जी, आयुर्वेद को समर्पित और मेरे परम मित्र श्री कृष्ण कुमार जी कोयम्बतूर से पधारे हैं, शार सूत्र में जिन्होंने एक बहुत बड़ी गुरु परंपरा निभाई है, ऐसे श्री इंदु भाई, आज विशेष रूप से पुणे से पधारे हुए आदरणीय श्री बालजी तांबे जी, सभी योग के क्षेत्र में साधना करने वाले, आयुर्वेद के लिए जीवन खपाने वाले अनेक वरिष्ठ महानुभाव आज यहां मौजूद हैं। देश भर से आए हुए सभी इस क्षेत्र के सेवाव्रती, मैं गुजरात की धरती पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आयुर्वेद का गुजरात में स्वागत होने के अनेक कारण भी हैं। हमारे देव ईश्वर रूप भी, देवादि देव भी कभी कभी बीमार होते थे अपने कालखंड में, तो सभी देवों की सेवा उस काल में अश्विनी कुमार करते थे और उस अश्विनी कुमार का आश्रम हमारे सूरत के पास तापी तट पे था। तो उस जमाने में भी देव बीमार होते तो यहीं आते थे और आमतौर पर उपचार सारे यहीं से होते हैं। इतना ही नहीं, जब भी आयुर्वेद की चर्चा आएगी तो धन्वंतरी का नाम प्रमुख रूप से रहता है। हमारा जो गिर सोमनाथ जिला है, जहां सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र है, जहां भालका जी तीर्थ क्षेत्र है, जहां भगवान श्री कृष्ण का अंतिम श्वास भालका तीर्थ में हुआ था, उसी प्रकार से इसी गिर सोमनाथ जिले में धाणेज गांव है, वहां पर भगवान धन्वंतरी का अंत्येष्टि हुई थी। और आज भी सोमनाथ के पास धाणेज गांव में भगवान धन्वंतरी की समाधि की पूजा होती है। वहां के लोग उस रूप में उसको पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ये बातें ऐसी हैं, बताए बिना पता चलता नहीं है। और बताए बिना पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि 60 साल तक
इसे भुला देने के बहुत प्रयास हुए। हमारे देश के सत्व को, हमारे देश के तत्व को सदियों की गुलामी मानसिकता का इतने प्रभाव में दबी हुई है कि हमें भी अपने पर शक होने लग जाता है। और जिनकी ये अवस्था होती है वे कभी भी समाज के सामने, दुनिया के सामने एक शक्ति के रूप में उभर नहीं सकते। आज मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान के 26 राज्यों के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। मैं नहीं मानता हूं ऐसे विराट रूप का दर्शन करने का सौभाग्य इसके पहले किसी को मिला हो। किसी ने ऐसा समारोह आयोजित नहीं किया होगा। तो आप सब यहां आए इसलिए भी मैं आपका आभारी हूं। आप जिस स्थान पर बैठे हैं ये महात्मा मंदिर है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब भी बीच में समय मिले इस महात्मा मंदिर को जरूर देखें। यह महात्मा मंदिर क्योंकि हमारा गांधीनगर है, लेकिन गांधी के नाम से यहां कोई ज्यादा था नहीं, तो इसलिए हमने एक महात्मा मंदिर बनाने का निर्णय किया। और ये देश का एक प्रकार से बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है आज। और जिस सभागृह में आप बैठे हैं, यानी महात्मा मंदिर का बहुत एक हिस्सा सिर्फ 180 दिन में बना है। आप अपना फ्लैट भी बनाते होंगे रहने के लिए, तो 3-4 साल तो यूं ही निकल जाते होंगे। 180 दिन में बना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश के पास, हमारे देश के युवकों के पास क्या इतना सामर्थ्य है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और विज्ञान से बना हुआ एक महात्मा गांधी का म्यूजियम भी है यहां पर। समय मिले आप जरूर देखिए उसको। बाबा रामदेव जी ने अपने अनुभव से, और उनका तो इस क्षेत्र में समर्पण है, आयुर्वेद का चलन 2 बातों पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। एक, आयुर्वेद के डॉक्टरों का आयुर्वेद पर भरोसा हो। बहुत कम तालियां बजी। क्योंकि वो निकला था तो डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन कोई मेल बैठा नहीं तो बैजराज बन गया। और कोई उसको बैजराज कहे तो उसको कभी कभी बुरा लगता है कि मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे बैजराज क्यों कहते हैं। सबसे पहली आवश्यकता है अपनी परंपराओं पर हमारा अपना बहुत ही विश्वास होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी के जीवन में ऐसे कितने ही अवसर आए होंगे जब
उनके पहनावे को लेकर के, उनके खान पान के लेकर को दुनिया के सब लोगों के सामने बैठते होंगे, गोलमेज परिषद में बैठते होंगे, तो ऐसे कई सवाल आए होंगे। सारे लोग इतने 6 फुट ऊंचे हो, 7 फुट ऊंचे हो, कोट पैंट टाई पहनी हो, गोरे गोरे चमड़ी हो, बड़ा प्रभावी माहौल हो, और इसमें छोटा सा शरीर वाला ऐसे ये कपड़ा ढका हुआ इंसान, साइकोलॉजिकली कोई भी आदमी दब सकता है। लेकिन यही तो महात्मा गांधी की ताकत थी, अपने पर उतना इतना भरोसा था उस महापुरुष को। तो दुनिया की किसी भी शख्सियत से अपने टर्म्स पर ही बात करते थे। किसी भी बड़ा व्यक्ति है तो कहते थे साबरमती आश्रम में आ जाना, बात कर लेंगे। उसको नीचे बैठना आता नहीं था, ये नीचे बैठता तो उसको नीचे ही बैठना पड़ता था सामने वाले को। उनको ये नहीं था कि मेहमान आ रहा है चलो कुर्सी लगाओ, मैं भी कुर्सी पर बैठूं। नहीं, उन्होंने अपने नियमों को जीवन में जिया। कहने का तात्पर्य यह है, हमें अपनों ही बातों पर भरोसा होना चाहिए। अगर यही लोग वे आयुर्वेद पर अड़े न रहे तो पेशेंट क्या करेगा भाई? वो तो कहता है साहब शाम को जाना है, ड्यूटी पर जाना है, बुखार अभी उतर जाए, कुछ करो। तो वैद्यराज को भी लगता है यार चलो मार दो। दूसरी बात है, पेशेंट को भी पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंट को पेशेंस नहीं है तो उसका और आयुर्वेद का मेल नहीं बैठता है। मैं जब छोटा था तो एक कथा सुनना करता था। कहते हैं कि पहले के जमाने में जो वैद्यराज हुआ करते थे, वे अपना सारी रिसर्च एक्टिविटी साथ साथ करते रहते थे और भ्रमण करते थे। किसी एक जंगल के पास जाएंगे, उस गांव में रहेंगे और उस जंगल की जो जड़ी बूटियां हैं उसकी रिसर्च करते रहते थे और आसपास के गांव के लोगों की बीमारियों के लिए दवाई भी करते थे। उस समय तो बीमार भी लोग बहुत कम पड़ते थे और अपना रिसर्च का काम करते रहते थे। 6-8 महीना वहां कर लिया, फिर अपना सारा माल सामान उठा करके दूसरे जंगलों की तरफ चले जाते थे। यही उनका जीवन रहता था। तो एक बार एक वैद्यराज एक गांव में इस प्रकार से काम कर रहे थे, तो एक मरीज उनके पास आया। उसने कहा कि वैद्य जी मेरा तो जीवन खत्म हो गया है, बहुत दवाइयां की, कुछ मेल नहीं बैठ रहा है, आप कुछ रास्ता निकालिए। अब वो भी यानी इतना परेशानी महसूस करता था कि आत्महत्या के कगार पर खड़ा था। तो वैद्यराज जी ने उसे कहा भाई पहले ये बताओ तुम्हारी तैयारी है, तुम जीना चाहते हो अच्छे ढंग से, मन तुम्हारा क्या कहता है? उसने कहा कौन नहीं जीना चाहता, मैं भी जीना चाहता हूं। अब जब वैद्यराज की बात आती है तो परहेज तो पहले ही आती है। तो उनका भाई परहेज का पालन करोगे? नहीं, बोले जिंदगी से ऐसा थक चुका हूं, मैं सब कुछ पालन करूंगा। देखिए तुम अगर परहेज की पालन करते हो तो मैं दवाई तुम्हें देता हूं और मैं दावा करता हूं कि तुम ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने परहेज ऐसी कठिन बता दी, कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई किसी को कहे कि तुम खिचड़ी और कैस्टर ऑयल इसको खाओ तो कौन खाएगा? उन्होंने ऐसा ही कुछ बता दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। खैर वो लोग दवाई कर रहे थे, 1-8 महीने के बाद वो अपना बिस्तर बोरिया लेकर के उठा करके चले गए। 25 साल के बाद फिर घूमते घामते उसी जगह पे आए। तो वो जो पेशेंट था 25 साल पहले मिला था, वो उनके पास गया।
बोले वैद्यराज जी आपने मुझे पहचाना? तो बोले नहीं भाई, मैं मुझे पहचाना। अरे बोले 25 साल पहले जब आप यहां आए थे। बोले आया तो था, लेकिन मैं तुम्हें। तो बोले आपको एक ऐसा मरीज मिला था जिसको आपने, जो जीवन मरण के बीच जी रहा था, और आपके पास आया था, उसने आपको प्रार्थना की, तो आपने उसको दवाई दी और परहेज करने के लिए कहा। तो बैजराज जी को उत्सुकता, अच्छा भाई क्या हुआ, वो जिंदा है कि क्या हुआ? तो इसने कहा बैजराज जी वो मैं ही हूं। अरे बोले इतने अच्छे हो गए, तुमने बराबर परहेज का पालन किया था? तो इसने कहा उस समय किया था ऐसा नहीं, आज भी मैं उसी परहेज के आदी हो गया। तो बैजराज जी खड़े हुए और उस पेशेंट के पैर छुए, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। बोले आज के जमाने में ऐसा पेशेंट कहां मिलता है जिसके कारण मेरी दवाइयां सही निकल पाए, ये विश्वास पैदा हो। तो ये भी एक संकट है, उसको शाम को ही दवाई चाहिए। इन सब के बावजूद भी ये एक शास्त्र है, सदियों पुराना शास्त्र है, और हमें कोई, हम ही बच्चे, हम ही बड़े, हमें ये अनुकूल है। और आज भी दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर ये सारे विश्व में एक प्रचलित परंपरा के रूप में विकसित हो रहा है। इतना एलोपैथी, इतना सारा सर्जरी, इतनी सारी दुनिया आने के बावजूद भी जगत होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसी ने सोचा होगा कि होम्योपैथी फिर से इस बार दुनिया के अंदर अपना पैर जमा लेगी? आज विश्व में होम्योपैथी ने फिर से अपना एक रुतबा प्रस्तुत कर दिया है। समाज के सभी वर्ग के लोगों में होम्योपैथी ने अपनी जगह बना ली है। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है। इसलिए आयुर्वेद के क्षेत्र में निराश होने का कोई कारण मैं नहीं देख रहा। लेकिन उसके लिए बल देना पड़ता है। अब गुजरात में भी जब मैं 2001-2 में पहली बार इस काम के लिए मेरी जिम्मेवारी तय हुई, मेरे यहां आयुर्वेद क्षेत्र का बजट सिर्फ 36 करोड़ था। आज वो करीब 325 करोड़ पहुंच गया है। यानी हर प्रकार की सपोर्ट सिस्टम भी तो खड़ी करनी पड़ती है, तभी तो इस चीज को बल देता है। अभी जैसे अभी आप फिल्म में देख रहे थे, गांधीनगर के बगल में ही कोलवड़ा में एक बहुत बड़ा हम आयुर्वेदिक का आधुनिक अस्पताल बना रहे हैं। और गांधीनगर इसलिए किया है कि दुनिया को पता चलेगा, और देखो किसी कोने में पड़ा होता है तो कोई देखने भी नहीं जाता, तो उसकी प्रतिष्ठा भी हमें बनानी होती है। बाय एंड लार्ज दुनिया में आयुर्वेद मेडिसिन से ज्यादा एक सप्लीमेंट्री फूड के रूप में जाना जाता है दुनिया में। और सप्लीमेंट्री फूड के रूप में जब जाना जाता है तो उसके सारे नॉर्म्स जो होते हैं उस हिसाब से होते हैं। जितना आयुर्वेद के क्षेत्र में डॉक्टरों का महत्व है, उतना ही औषध बनाने वाली कंपनियों का भी है। अगर औषध बनाने वाली कंपनियां शुद्ध रूप से आयुर्वेद में, उसकी रिसर्च में और जन सामान्य की उपयोगी परंपरा में अगर मन नहीं लगाती है, तो औषधि एक तरफ जाएगी, डॉक्टर दूसरी तरफ जाएगा और पेशेंट तीसरी तरफ जाएगा, तो हेल्थ ऐसे ही लटकती रहेगी। एक सूत्रता चाहिए। अगर एक सूत्रता होगी तभी तो हम इस सदियों पुराने हमारी शास्त्र की ताकत को बनाए रखेंगे। आयुर्वेद अकेला नहीं चल सकता है, मैं आयुर्वेद का पक्षकार हूं, लेकिन उसके साथ आहार विहार का महत्व उतना ही है।
और इसलिए कोई नेचुरोपैथी अलग है, योगा अलग है, आयुर्वेद अलग है, नहीं। ये सब मिला करके एक होलिस्टिक हेल्थ के मजबूत इमारत तैयार करते हैं। इन सबको हमें जोड़ना होता है। इन सबको जोड़ करके हम जब विश्वास पैदा करते हैं तो अपने आप में, मेरे सामने कभी किसी से मिलने बैठने का होता है, खास करके कोई विदेश के लोग आते हैं जब मुझे मिलने के लिए, और उसमें भी पत्रकार लोग जब आते हैं, राजनीति के सवाल बहुत बाद में पूछते हैं। एक सवाल मुझे 80% लोग तो पूछते ही पूछते हैं, और वो पूछते हैं, मोदी जी आपकी एनर्जी का रहस्य क्या है? क्योंकि वो टीवी पर कार्यक्रम में इतने देखते हैं कि थक जाते हैं कि सुबह इम्फाल होता है तो दोपहर को गुवाहाटी होता है, तो शाम को तमिलनाडु होता है, तो रात को आके गांधीनगर में कार्यक्रम करता है। स्वाभाविक है, लोगों को जिज्ञासा होती है, लेकिन एक टुकड़ों में नहीं होता है, एक होलिस्टिक अप्रोच से ही होता है। आज हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं, वात पित्त कफ पर ही सारी दुनिया चलती है। आज के युग में बात होती होती भाई, समस्याओं की जड़ 3 है, हरी, वरी एंड करी। खाने की आदतें, चिंता और हर चीज में दौड़। ये हरी, वरी और करी, पूरा मनुष्य जीवन इसमें फंसा पड़ा है। उसको कैसे बैलेंस किया जाए, संतुलित जीवन कैसे आए, और ये सारी चीजें सिर्फ आयुर्वेद की पुड़िया तो आखिर में आती है, इसके पहले सब होता है। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो आयुर्वेद के लिए क्या किया जाए, उस पर एक हाथी कमीशन बैठा था। उस हाथी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उस समय में 60s में, वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है आयुर्वेद के प्रभाव के लिए। तो हाथी कमीशन ने एक बात आग्रह से रखी है कि अगर हम आयुर्वेद को सस्टेन करना चाहते हैं, प्रचारित करना चाहते हैं, और भारत के बाहर भी आयुर्वेद की जगह खड़ी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आयुर्वेद के पैकेजिंग को बदलना पड़ेगा। यानी सबसे पहले उनकी चर्चा ये है कि ये आप किसी को कहो आज के जमाने में कि भाई तुम ये वनस्पति साथ में थैले में ले जाओ, जहां जाओ वहां उबालना और फिर इतना पीना और ऐसा करना, तो कोई नहीं करेगा। आप उसको आधुनिक रूप में पैकेजिंग फॉर्म में देना पड़ेगा। और आपने देखा है कि धीरे धीरे हमारे यहां आयुर्वेद की दवाइयां भी वैसे ही आ रही हैं जैसे एलोपैथी का पैकेजिंग हो रहा है, उसको और अधिक अच्छा। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने करना होगा। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है, इतना बड़ा हिमालय हमारे यहां है। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो हनुमान जी हिमालय से औषध ले आए। ये हम कथा तो सुनाते हैं, लेकिन हिमालय की औषध पूरे विश्व को तंदुरुस्त कर सकती है। इस पर हम कोई काम कर रहे हैं क्या? आज चाइना हर्बल मेडिसिन एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 1 पर है। आप जो इतनी बड़ी संख्या में हो, इतनी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, इतनी यूनिवर्सिटियां हो, कॉलेजेस हो, रिसर्च होता हो, क्यों ना हमारी हर्बल मेडिसिन दुनिया के बाजार में ताकत के साथ हम क्यों न खड़े हो, पूरा विश्व हमें आकर क्यों न स्वीकार करे। चाइना एक्सपोर्ट करता है, इसका मतलब हुआ कि दुनिया में मार्केट है। वो जगह हम क्यों नहीं बना पाते? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को हमें स्वीकार करना होगा। उसी प्रकार से अब जैसे जामनगर है, जामनगर यूनिवर्सिटी में हर वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में विदेश के स्टूडेंट पढ़ते हैं। वो स्टूडेंट वापस अपने देश में जाते हैं तो सिर्फ डिग्री लेके नहीं जाते हैं, आयुर्वेद का एक शास्त्र लेकर के जाते हैं। अगर वहां वैद्यराज होगा तो फिर आपकी दवाइयां बिकेगी।
वहां वैधराज होगा, लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो आयुर्वेद के प्रति भरोसा बैठेगा। हमारे दुनिया के अंदर विश्व के जो समृद्ध देश हैं वे एजेंडा सेट करते हैं और दुनिया में उसी प्रकार से विश्व समूह देशों के संगठन खड़े होते हैं। कोई गैस और पेट्रोलियम के देश होंगे तो वो उनका अपना एक समूह खड़ा कर देते हैं। कोई G8 समिट हो जाता है, कोई 7 समिट हो जाता है, कोई G20 समूह हो जाता है। भांति भांति के समूह दुनिया के अंदर बने हुए हैं। क्या कभी हिंदुस्तान ने सोचा कि दुनिया में कितने देश ऐसे हैं कि जो हमारी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में विश्वास करते हैं? कितने देश हैं? आज भी हम मॉरिशस में जाओ, हमारी ये परंपरा चलती है। नेपाल में जाओ, तिब्बत में जाओ, भूटान में जाओ, इंडोनेशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, अनेक देश हैं, फिजी जाओ, जावा सुमात्रा के इलाके देखो, अनेक देश हैं जहां पर हमारी ये परंपराएं आज भी पहुंची हुई है। क्या कभी भारत ने ऐसे देशों का एक अलग समूह बनाया? उन्हीं की एक कॉन्फ्रेंस बार बार हर साल क्यों ना हो, उन्हीं के सारे प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, मिले बैठ करके और इसी साइंस पर चर्चा करें। एक ग्लोबल रेपुटेशन खड़ा करने की आवश्यकता है। हमारे यहां आयुर्वेद यूनिवर्सिटीज हैं, क्यों ना हमारी एफिलिएटेड आयुर्वेद कॉलेजेस अन्य देशों में क्यों ना हो? मॉरिशस में आयुर्वेद कॉलेज क्यों ना हो? अफ्रीका में जहां पर हमारी आज भी आप वेस्ट इंडीज कंट्रीज में जाइए, आज भी हमारी परंपराओं से जीने वाले लोग हैं, यानी उनको नए सिरे से समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में कभी ग्लोबली आयुर्वेद को विश्व समूह के सामने ले जाया जा सकता है, विश्व समूह को इसी एक छत्र के नीचे लाया जा सकता है। भले शुरुआत 12, 15, 20 देशों से होगी, धीरे धीरे उसकी मेंबरशिप बढ़ेगी और देश जुड़ेंगे, और अगर एक समूह बनता है तो रिसर्च के लिए कॉर्पस फंड बनेगा, रिसर्च के लिए आधुनिक सुविधाएं बनेगी, और इन कामों को अगर हम करना चाहें तो हो सकता है। अब देखिए हमारे यहां हार्ट अटैक के, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, उन हार्ट के पेशेंट के लिए ECG से हम परिचित हैं, कार्डियोग्राम निकालते हैं ECG। इन दिनों हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर मित्रों के पास ये बात कितनी पहुंची है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंटों का विकास हो रहा है जिसको ETG कहते हैं। जैसे ECG है वैसे ही ETG के भी इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो रहे हैं, और वो पूरी तरह आयुर्वेद के सिद्धांतों पर है, पूरी तरह आयुर्वेद के सिद्धांतों पर है। ये जो ETG है वो इलेक्ट्रो त्रिदोष ग्राम शब्द प्रयोग करते हैं, त्रिदोष, इलेक्ट्रो त्रिदोष ग्राम ETG वो निकाल के देता है कि आपके शरीर में ये त्रिदोष की स्थिति में आप बैलेंस कितना है, कितना इम्बैलेंस है, ये आज मशीन निकालने लगे हैं। अभी हमने देखा होगा जब ये फिल्म बता रहे तो शुरुआत में वो हमारे सप्त चक्रों का वर्णन किया गया था, वो अगर बैलेंस है तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। आज नई टेक्नोलॉजी आई है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि आपके बॉडी में इन चक्रों की अवस्था क्या है, कितने टेढ़े मेढ़े गए, आगे पीछे कितने हट गए हैं, इन सारा उसका रिजल्ट निकलता है। आप अगर कभी हमारे यहाँ डॉक्टर नागेंद्र जी आए हैं, कल आपको मिलेंगे, वो बताएंगे, उनके पास एक कैमरा है। अब तो वो कैमरा बहुत नए भी आए, लेकिन मैं बहुत साल पहले योगा सीखने के लिए उनके यहाँ जाया करता था, डॉक्टर नागेंद्र जी के पास। वहां जाके मैं रहता था। मेरी एनर्जी के रहस्य में वो भी एक है। तो जापान के एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा खोजा हुआ है, किलियन फोटोग्राफी। ये जो हमारे शरीर के ऊपर ऑरा होता है, ऑरा की फोटोग्राफी होती है। पहले के जमाने में हमारे ऋषि मुनियों, महात्मा परमात्मा की फोटो देखते थे तो ऑरा पेंट किया जाता था। शुरू में तो लगता शायद अच्छा लगे इसलिए शायद डिजाइन करते होंगे, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऑरा एक विज्ञान है। विश्व स्वीकारता नहीं था, आधुनिक विज्ञान स्वीकारता नहीं था। आज ऑरा को एक साइंस के रूप में स्वीकार किया गया है। पूरा मेडिकल साइंस
एक नई करवट बदल रहा है और वो कहने लगा है कि ऑरा के अध्ययन से, अगर ऑरा का अध्ययन किया जाए तो ये तय किया जा सकता है कि 10 साल के बाद इस बॉडी में कौन सी कमी आएगी, 20 साल के बाद कौन सी कमी आएगी, उस कमी के कारण कौन कौन से रोगों की संभावना खड़ी होगी। आज ऑरा साइंस से हो सकता है। और क्लियर फोटोग्राफी, उस जमाने में तो ये जो कैमरा था वो वॉशिंग मशीन की साइज का हुआ करता था और उसमें आप अपना ऑरा निकाल सकते हैं। अब तो वो बहुत आधुनिक हुआ है, लेकिन ये पूरा विज्ञान, पूरा नया विज्ञान है। इसका सीधा सीधा मेल हमारे पूर्वजों ने जिस परंपराओं को निभाया था उन परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ है। जोड़ने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन वो जो रिसर्च कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि उसका मूल हमारे यहां कहीं पड़ा है। इतना बड़ा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, आयुर्वेद का इतना बड़ा शास्त्र है, इतनी हस्तलिखित चीजें उपलब्ध हैं, इतने पुराने ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक हमारे देश में इसका डिजिटल वर्किंग पूरा नहीं हो पा रहा है। करोड़ों की तादाद में मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि इसको डिजिटलाइजेशन कैसे करें, हमारी इस पूरी विधा को विश्व के सामने हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे रखें। हमें अपनी व्यवस्थाओं को दुनिया जो भाषा में समझती है उस भाषा में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। उस दिशा में काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से एक विषय में हम हिंदुस्तान में बहुत हमारा नुकसान हो रहा है और दुनिया बदल चुकी है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके कारण मेरा जो है बहुत अच्छा है, इतने मात्र से चलता नहीं है। हम पेटेंट कराने में बहुत पीछे हैं। हमारे पास कई चीजें ऐसी हैं जिसका पेटेंट ही नहीं है। अब जैसे हमारे यहां हल्दी का महात्मा आप सब जानते हैं, हर चीज में आप हल्दी का उपयोग करते हैं, लेकिन दुनिया के और देशों ने हल्दी का पेटेंट करा दिया, हमने हल्दी का पेटेंट नहीं करवाया। इमली के इतने उपयोग होते हैं, कैस्टर इतने उपयोग होते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संबंध में जो जागरूकता चाहिए, विशेष करके आयुर्वेद क्षेत्र को उस लेवल पर हमें सोचने की आवश्यकता है। अगर हम हमारी इस परंपराओं पद्धतियों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट कराने की दिशा में, और इसलिए हमारी कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे वैदराज, उन सबको विश्व के सामने इन चीजों को ले जाने के लिए उसमें सरकार का भी दायित्व बनता है। ये एक नई विधा के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, तब जाकर के। अब एक बार मैं हिमाचल में काम करता था, तो वहां हमारे साथी कार्यकर्ता थे, उनको हार्ट की तकलीफ हुई, मेडिकल चेकअप करवाया तो सारा ब्लॉकेज था। और बाय एंड लार्ज अब हिमाचल में तो घर के बाहर निकलो तब तो सीधे कहीं चढ़ो, कहीं उतरो, कहीं चढ़ो, कहीं ऐसा प्लेन व्यवस्था ही नहीं है। वो हार्ट के पेशेंट के लिए चढ़ना उतरना मना होता है। अब इनका ऑपरेशन करना तय हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी करनी थी। डॉक्टर के पास गए, सब तय हो चुका। डॉक्टर ने कहा भाई कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं, भगवान का नाम लो, किताबें पढ़ने का शौक है करिए, और ज्यादा शरीर को श्रम मत दीजिए, घर में ही रहिए। ये भी मन से टूट गए कि भाई अब क्या होगा, अब कैसे बचेंगे। तो उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया। एक किताब उनके पास आई, हाँ, और ज्यादातर वो हार्ट पर ही पढ़ने लग गए थे कि कैसे वो अपने आप को बचा लें। आपको हैरानी होगी, उस किताब में एक चीज उनके हाथ लगी और उसने कहा था भाई ये जो ब्लॉकेज वगैरह है, हार्ट की तकलीफ है, उसको ठीक करने का रास्ता है। बाजार में से कैप्सूल ले आओ, खाली कैप्सूल, और घर में एडल्ट्रेशन सिवा की प्योर
लाल मिर्च, नमक वमक ना हो, कुछ ना हो, प्योर लाल मिर्च, इसको कैप्सूल में भरो और दिन में 3 कैप्सूल ले लो। ये कहीं किताब में उनके हाथ लग गया। अब उनको लगा भाई ऐसे भी मरना तो है ही है, चलो लाल मिर्ची खा लें। वो दिन में 3 कैप्सूल लेने लगे। 2 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर हैरान थे कि भाई क्या बात है, ये क्या हो गया आपको? पुराने रिपोर्ट देखिए, बोले भाई 1 सेकंड ओपिनियन लेना पड़ेगा, 3rd ओपिनियन लेना पड़ेगा। और आपको हैरानी होगी, मैं जब वहां रहता था 95 के कालखंड में, डॉक्टरों ने कह दिया था 2-4 महीने के मेहमान हो। मैं अभी पिछले हफ्ते जब हिमाचल गया, उनके परिवार के लोग मिले तो मैंने पूछा भाई उनका स्वास्थ्य कैसा है? अरे बोले वो तो बहुत से घूम रहे हैं, वो अपना नौकरी धंधा कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास पता नहीं क्या क्या विधियां होगी, लेकिन दुनिया के सामने उसको वैज्ञानिक तरीके से लाना पड़ेगा। और इसलिए हमें रिसर्च पे भी मैं तो कभी कभी मैं जैसे आप लोगों को मिला, एक दिन मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वालों को बुलाने वाला, खास करके आयुर्वेदिक औषधि बनाते ने, झंडू हो या जो भी हो, मैं उनको कहने वाला कि भाई क्यों यूनिवर्सिटी में आपकी कोई चेयर है क्या? ये सारे औषधि निर्माता लोग हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज में चेयर क्यों नहीं होनी चाहिए? उस चेयर में रिसर्च क्यों नहीं होना चाहिए? हमने सबको जोड़ना पड़ा, वो रिसर्च करें। इतना ही नहीं कि हमारे जो औषधि निर्माता लोग हैं, अगर दुनिया के 20 देश तय करें, एक कंपनी एक देश ले ले और तय करें कि वहां से 5 बच्चों को हर वर्ष आयुर्वेद पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप वो देंगे, वो 5 बच्चे यहां आएंगे, वो वापिस जाकर उन्हीं का तो माल बेचेंगे। चीजें बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन कोई सोचे और इस क्षेत्र में जितने लोग हैं उन सबको जोड़ करके हम इसको जितना बल दें। आयुर्वेद आज विश्व का मन बन चुका है मित्रों। पहली बारिश के बाद किसान को पता चलता है कि अब धरती बीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है। उसी प्रकार से विश्व का मन भारत की इस विधा को स्वीकारने के लिए मन तैयार बैठा है। बोने वाला चाहिए दोस्तों, वटवृक्ष बनकर रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो हमने शुरुआत की है, आप सबको निमंत्रित किया है। पहली बार देश भर के हेल्थ रिलेटेड चिंता करने वाले आप लोग आए हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होंगे और पूरी तरह उसमें आपका पूरा विश्वास होगा, मुझे पूरा भरोसा है। इसी को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। भारत के गौरव को प्रदान करने वाला क्षेत्र है आपके पास। विश्व को एक नई आशा जगाने वाला क्षेत्र आपके पास है। इसके प्रति भरोसा रख करके हम आगे बढ़ें और सरकार का भी काम है कि इन सारी विधाओं को सामर्थ्य दे, शक्ति दे। हम सब मिलकर के स्वस्थ भारत का सपना साकार करें। कभी कभी मैंने एक दिन होम्योपैथी के डॉक्टरों को बुलाया। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ बच्चों के हेल्थ का एक प्रॉब्लम होता है, गरीब बच्चे होते हैं, उनको न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है। लेकिन होता क्या है कि पानी की समस्या होती है। इतने में छोटा बच्चा होता है, माँ ने बेचारी ने बहुत केयर की हो, लेकिन दांत आना शुरू हो जाए तो बच्चे को इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि वो 1.5-2 साल तक उसने जो शरीर बेचारे को जो कुछ बनाया सब खत्म हो जाता है। होम्योपैथी के डॉक्टरों के पास इस विषय में सबसे उपाय है कि बच्चों को अगर दांत आने वाले हैं और उसको होम्योपैथी की दवाई दी जाए तो कोई प्रकार की तकलीफ के बिना दांत आ जाते हैं और गाड़ी चल जाती है।
मैंने कहा कम से कम इतना तो पॉपुलर करो भाई गरीब बच्चों में। कहने का अर्थ है कि इतनी चीजें हैं हमारे पास, उन चीजों को सहज रूप से लोगों के पास हम कैसे ले जाए, ले जाने के लिए हमारा अपने पर भरोसा हो, हमारा अपने पर विश्वास हो और उसको लेकर हम चलेंगे। मेरी इस समारोह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबको मेरा फिर एक बार गुजरात की धरती पर स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप लोग गुजरात को देखें, गुजरात का अनुभव करें और गुजरात के स्वास्थ्य में आप भी सहायक हो। हम सब मिलकर के देश के स्वास्थ्य की भी चिंता करें। हर फूल, हर पौधा, हर वनस्पति, उसमें कोई न कोई तो शक्ति होती ही है। किसी न किसी प्रकार की बीमारी को वो दूर करता ही करता है। कमल भी एक ऐसा फूल है वो भी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। धन्यवाद।